वालेकुम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल हेल्पर 0711। आज का हमारा सब्जेक्ट है टेस्ट डेवलपमेंट एंड इवैल्यूएशन, जिसका कोड है EDU 431। फाइनल रन की प्रिपरेशन आज हम इसकी करेंगे। मोस्ट ही इम्पोर्टेंट MCQs जो कि आपके फाइनल रन के तमाम टॉपिक्स को कवर करेंगे, तो वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, आपने कोई भी MCQs मिस नहीं करना है, जस्ट इनको वॉच करते जाएं। जब आप वीडियो को एक दफा पूरी वॉच कर लेंगे तो एटलीस्ट आपका MCQ सारे कवर हो जाएंगे। बिकॉज साइंटिफिक मेथड के मुताबिक कि अगर आपने कोई भी MCQs ऐसा पढ़ लिया है जो कि आपके एक दफा नजर से गुजर गया, जब पेपर में वो MCQs आपकी आंखों के सामने आता है तो आप उसका करेक्ट आंसर लगा के आते हो। 95% ऐसा होता है। ठीक है, तो सारे ही MCQs को ध्यान से सुन लेना ताकि कोई भी आपको मत बोले। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट MCQs। पहला हमारे पास MCQs है EDU 431 का। इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग सैंपल बिहेवियर। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसका इस्तेमाल सैंपल बिहेवियर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कहलाता है टेस्ट। ओके, उसके बाद लिमिटेड टू क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ pupils परफॉर्मेंस इन। pupils होते हैं स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस की क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन को लिमिट करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? मेजरमेंट। The purpose of evaluation is to make। evaluation का पर्पस क्या होता है? evaluation का पर्पस होता है जजमेंट, ताकि हम जज कर सकें कि कौन सा स्टूडेंट कितने पानी में है, उसके अंदर कितनी क्रेडिबिलिटी है। उसके बाद द पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन टू मेक जजमेंट अबाउट एजुकेशनल लेवल पे जजमेंट करने का पर्पस क्या होता है? क्वालिटी। ठीक है, ताकि बंदे के अंदर, स्टूडेंट के अंदर कितनी क्वालिटी है। इवेल्युएशन डेट मॉनिटर्स लर्निंग प्रोसेस। ऐसी इवेल्यूशन जो कि मॉनिटर करती है लर्निंग प्रोसेस को क्या कहलाती है? फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। ठीक है, लर्निंग प्रोसेस को मॉनिटर करने के स्टेप में हम कौन सी डेफिनेशन लाएंगे? फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। उसके बाद नेक्स्ट है अ फॉर्मल एंड सिस्टमैटिक प्रोसीजर। एक फॉर्मल और सिस्टमैटिक प्रोसीजर जिसमें हम इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं टेस्ट कहलाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट MCQs है जी द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू को लेने के लिए जो पर्पस है वो मकसद क्या है? मेजरमेंट। द सम ऑफ क्वेश्चन इज। क्वेश्चंस के सम को क्या कहा जाता है? टेस्ट। ओके, बहुत से ज्यादा क्वेश्चंस हैं, उनके सम को क्या कहा जाता है? टेस्ट। द फर्स्ट स्टेप इन मेजरमेंट इज। मेजरमेंट में सबसे पहला स्टेप क्या होता है? फर्स्ट स्टेप। सो मेजरमेंट का फर्स्ट स्टेप होता है डिसीजंस ऑफ व्हाट टू मेजर। आपने डिसाइड करना होता है कि मेजरमेंट में हमने मेजर करना क्या है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द पर्पस ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का मकसद क्या है? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का मकसद है मॉनिटर करना प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट की, कि स्टूडेंट की प्रोग्रेस कैसी जा रही है, ये कहलाती है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है टू असेस अचीवमेंट एट द एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन के एंड पर अचीवमेंट को असेस करने के लिए क्या इस्तेमाल होता है? सम्यूलेटिव असेसमेंट। ठीक है, सम्यूलेटिव असेसमेंट मतलब कि इंस्ट्रक्शन के एंड पर एक्सेस को अचीव करना। उसके बाद है वेस्ट ऑफ ऑल इन स्कोप इज इवैल्यूएशन। ये मोस्ट इंपोर्टेंट MCQs और रिपीटेड भी है ये वाला। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है द लीस्ट इन स्कोप इज। स्कोप में सबसे कम क्या होता है? द लीस्ट इन स्कोप इज टेस्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है परमानेंट डिफिकल्टीज इन लर्निंग एंड इन्वेस्टिगेटेड इज। इन्वेस्टिगेशन में परमानेंट लर्निंग रेफर्स टू डायग्नोस्टिक असेसमेंट। डायग्नोस्टिक असेसमेंट याद रखना, परमानेंट डिफिकल्टीज। अब सिम्युलेटिव, फॉर्मेटिव और डायग्नोस्टिक तीनों के बीच का आपको फर्क क्लियर हो गया होगा। उसके बाद ब्रॉडर इन मीनिंग इज। ब्रॉडर का क्या मतलब होता है? ब्रॉडर का मतलब होता है एम्स। ओके, सो ये याद रखना, ब्रॉडर मीन्स एम्स। प्रोसीजर यूज टू डिटरमाइन पर्सन्स एबिलिटी। ऐसा प्रोसीजर जिसमें हम पर्सन्स की एबिलिटी को मेजर करते हैं कहलाता है मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट। उसके बाद इन नॉर्म रेफरेंस टेस्ट दी कंपैरिजन इज बिटवीन। नॉर्म रेफरेंस में जो कंपैरिजन टेस्ट है वो किसके दरमियान है? इंडिविजुअल्स के दरमियान, इंसानों के दरमियान। उसके बाद इन विच क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन मार्किंग में विल बी मोर रिलायबल। अच्छा, कौन सी क्वेश्चन मार्किंग ऐसी है जो ज्यादा रिलायबल होनी चाहिए? तो वो कौन सी होती है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ज्यादा रिलायबल होते हैं। उसके बाद फैसिलिटी वैल्यू ऑफ लेस देन 0.0
0.20 मीन्स 0.20 मतलब होता है आइटम इज डिफिकल्ट। सो ये कोड याद रखना, 0.20 मतलब कि आपका आइटम डिफिकल्ट है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो होते हैं उनकी एडवांटेजेस क्या होती हैं ओवर ऐसे टाइप, बिकॉज सच क्वेश्चन ऐसे से रिलेटेड, ऐसे के ऊपर जो हमारे मजमून होते हैं उनके ऊपर जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं उनका क्या फायदा होता है। आर इजी टू मार्क, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं वो इजी टू मार्क होते हैं। डेफिनेटली एमसीक्यूज को मार्क करना बहुत ही ज्यादा इजी होता है, ठीक है। उसके बाद है डिस्क्रिमिनेशन वैल्यू ऑफ मोर देन 0.4। ऊपर हमने पढ़ा था 0.20, उसका मतलब था डिफिकल्ट। अगर 0.4 आ जाए तो 0.4 का मतलब होता है आइटम इज एक्सेप्टेबल। 0.4 याद रखना कि आइटम क्या है, एक्सेप्टेबल है। उसके बाद टेस्ट इन्वॉल्विंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्टेन पैटर्न्स, ऐसे टेस्ट जिनमें इन्वॉल्व होते हैं कंस्ट्रक्शन कुछ चंद पैटर्न्स की, क्या कहलाती है, परफॉर्मेंस टेस्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मल्टीपल चॉइस आइटम्स एमसीक्यूज में द स्टीम ऑफ द आइटम शुड बी, आइटम का जो स्टीम होता है वो क्या कहलाता है, मीनिंगफुल, ठीक है, क्योंकि उसका जो स्टेम है वो मीनिंगफुल होना चाहिए। उसके बाद है विच अपारोप्रिएट वर्ब, कौन सा अपारोप्रिएट वर्ब आप इस्तेमाल करोगे एंड ऑब्जेक्टिव बिहेवियर में किस तरह का वर्ब इस्तेमाल होना चाहिए, कंस्ट्रक्ट, ओके, टू कंस्ट्रक्ट। उसके बाद नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव रिप्रेजेंटिंग द पर्पस ऑफ इंस्ट्रक्शन, ऐसे ऑब्जेक्टिव जो कि रिप्रेजेंट करते हैं टीचर्स इंस्ट्रक्शन के पर्पस को, तो टीचर्स उन्हें क्या कहलाती है, कहते हैं बी इंस्ट्रक्शनल, ठीक है। ऑब्जेक्टिव रिप्रेजेंट द पर्पस ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ अ टीचर, टीचर के इंस्ट्रक्शन के मकसद को जो ऑब्जेक्टिव रिप्रेजेंट करते हैं वो होते हैं इंस्ट्रक्शनल। रनिंग डिस्क्रिप्शन, ऐसी डिस्क्रिप्शन जो कि रनिंग है ऑफ एक्टिव बिहेवियर ऑफ अ स्टूडेंट as ऑब्जर्व्ड बाय द टीचर, टीचर की तरफ से स्टूडेंट के एक्टिव बिहेवियर को ऑब्जर्व करना क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है हमारे पास करेक्ट आंसर एनिस डोटेल रिकॉर्ड, ठीक है, एनसी डिटोल रिकॉर्ड। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है अ टेस्ट वेरी पॉपुलर विद क्लासरूम टीचर, ऐसा टेस्ट जो कि क्लासरूम टीचर के साथ बहुत ज्यादा पॉपुलर होता है वो होता है मल्टीपल चॉइस। फ्रीक्वेंटली यूज्ड टूल्स ऑफ सम्यूलेटिव इवैल्यूएशन, इन सम्यूलेटिव इवैल्यूएशन में फ्रीक्वेंटली यूज करने वाले टूल्स कौन से होते हैं, टेस्ट। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड गेसिंग कोरिलेशन फार्मूला, करेक्शन फार्मूला टू प्रिडिक्ट एंड कंट्रोल इज मोस्ट कॉमनली गेस करने वाला को करेक्शन फार्मूला जिसमें हम प्रिडिक्ट भी करते हैं और कंट्रोल भी करते हैं, तो वो क्या है, S इज इक्वल टू आर माइनस डब्ल्यू डिवाइडेड बाय एन माइनस वन, ठीक है। ये कौन सा फार्मूला है, यूज टू गैसिंग करेक्शन फार्मूला, ठीक है, करेक्शन फार्मूला याद रख लेना क्या है, करेक्शन फार्मूला इज इक्वल टू S इज इक्वल टू आर माइनस डब्ल्यू डिवाइडेड बाय एन माइनस वन। दिस सम्यूलेटिव इवैल्यूएशन इज, ये रिपीटेड है, दिस सम्यूलेटिव इवैल्यूएशन क्या है, कैरीफाइंग जजमेंट। द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज, ज्यादा से ज्यादा और कम से कम वैल्यूज के दरमियान जो डिफरेंस है वो कहलाता है रेंज, ठीक है। ये रेंज का फॉर्मूला मोस्टली मैथ्स के स्टूडेंट्स को पता ही होगा। तो रेंज क्या कहलाता है, मैक्सिमम और मिनिमम के दरमियान का फर्क, सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू। द नंबर ऑफ स्कोर लाइन इन अ क्लास इंटरवल, क्लास के इंटरवल में जो नंबर ऑफ स्कोर्स हैं वो किस पे लाई करते हैं, फ्रीक्वेंसीज के बीच में, ठीक है। क्लास इंटरवल मींस के 1 से लेके 10 तक के स्टूडेंट्स हैं, तो आपके 1 से 10 के बीच में जो 2 से लेके 9 तक वाले स्टूडेंट्स हैं उन्हें कहलाते हैं क्लास के इंटरवल्स, पहले और आखिरी के बीच में आने वाले स्टूडेंट्स। अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इज कंपोसेंस ऑफ क्वेश्चंस रेफर्ड एज स्टेम, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसमें आप कंपोजिट करते हो क्वेश्चन को वो कहलाता है स्टेम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इन अ नॉर्मल रेफरेंस टेस्ट विच आइटम इज बेस्ट, नॉर्मल रेफरेंस टेस्ट में कौन सा आइटम बेस्ट होता है, आइटम डिफिकल्टी इज नियर 50,
50, आइटम डिफिकल्टी इज नियर 50 कौन सा होता है नॉर्म में जो कि बेस्ट रेफर किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच क्वेश्चन हैज इंक्रीजिंग ऑब्जेक्टिविटी ऑफ मार्किंग, ऑब्जेक्टिविटी ऑफ मार्किंग को कौन सा क्वेश्चन इंक्रीज करता है, मल्टीपल टाइप क्वेश्चन। जहरी सी बात है कि मल्टीपल टाइप क्वेश्चन जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव से बिलोंग्स करते हैं। उसके बाद द मोस्ट विडली यूज्ड फॉर्मेट आर स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट इन यूएसए, यूएसए में ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला कौन सा फॉर्मेट होता है, मल्टीपल टाइप क्वेश्चन एमसीक्यूज। उसके बाद विच क्वेश्चन आर डिफिकल्ट टू मार्क विद रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी में मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन कौन सा होता है जिसको मार्क करना मुश्किल होता है, तो वो होता है अनस्ट्रक्चर्ड ऐसे, ऐसा ऐसे जिसका आपने कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाया हुआ है, जस्ट रैंडमली आप लिख के आ जाते हो लाइंस को, तो उसको रीड करना ज्यादा मुश्किल होता है। इसीलिए कहा जाता है कि आप अपने ऐसे को पैराग्राफ्स की सूरत में लिखें और पैराग्राफ्स भी एक दूसरे से थोड़े डिफरेंट होने चाहिए ताकि इजी टू रीड हो, ठीक है। उसके बाद प्रोजेक्टिव टेक्निक्स आर यूज्ड टू मेजर, प्रोजेक्टिव जो टेक्निक्स होती हैं उनका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, ताकि हम मेजर कर सकें पर्सनैलिटी को, पर्सनैलिटी को मेजर करने के लिए प्रोजेक्टिव टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट मीन्ट फॉर प्रिडिक्शन ऑन अ सर्टेन क्राइटेरियन आर कॉल्ड, ऐसा टेस्ट जिसमें हम प्रिडिक्शन लेते हैं तो वो कौन सा टेस्ट होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। एप्टीट्यूड टेस्ट जिसमें हम प्रिडिक्ट करते हैं कि स्टूडेंट किस आगे फाइनल टर्म में किस तरह के एग्जाम लेगा, पास होगा या फेल होगा। सो हमारे जो नॉर्मल क्लास टेस्ट होते हैं उनको एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है कदर रिहर्सन मेथड, उसके कदर रिकर्डसन मेथड जो है उसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, रिलायबिलिटी के लिए। वैल्यू दैट डिवाइड्स द डेटा इनटू टू इक्वल पार्ट्स, ऐसी वैल्यू जो कि डेटा को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है वो कौन सी वैल्यू कहलाती है, मिडेन, ठीक है। मिडेन मीन्स के एक से लेके जो 8 तक नंबर है ना उसके बीच में आने वाली मिड वाली वैल्यू को कहा जाता है मिडेन, ठीक है। अब इसमें 1 से लेके 8 तक के बीच की जो मिड वैल्यू होगी या तो 4 होगी या तो 5 होगी, ठीक है। उसके बाद टेस्ट मेजर्स व्हाट वी इंटेंड टू मेजर, ऐसा टेस्ट जिसमें हम देखते हैं कि हमने क्या मेजर करना है। दिस क्वालिटी ऑफ द टेस्ट, टेस्ट की ऐसी क्वालिटी कहलाती है वैलिडिटी, ठीक है। उसके बाद लेंथ ऑफ द टेस्ट इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर, किसी भी टेस्ट की लेंथ एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है इन ऑब्टेनिंग अ रिप्रेजेंटेटिव, तो वो क्या है, सैंपल, ताकि हम सैंपल को रिप्रेजेंट कर सकें। मिडेन ऑफ 1 2 4 5 2 3 इज, मिडेन कहा जाता है मिड वाली वैल्यू को। सो यहाँ पर पहले दो और लास्ट टू को कट कर दो तो इनमें से कोई एक हमारे पास मिड वैल्यू आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने करेक्ट आंसर 3.5 लिखा हुआ है, डेफिनेटली 4 और 5 के बीच में 3.5 ही आएगा। एक मिनट, ये करेक्ट आंसर नहीं होगा। 1 2 2 3 3.5 इज नॉट द करेक्ट आंसर, आप 5 को करेक्ट मार्क कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर सी इज द रॉन्ग ऑप्शन, ठीक है। मिडेन मिड वाली वैल्यू को कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मिड वाली वैल्यू या तो 4 है या तो 5 है, तो तीसरे वाली नहीं, हम लोग मोस्टली चौथे नंबर वाली को ही यहाँ पर करेक्ट कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 5 होगा, 3.5 नहीं होगा। उसके बाद टेस्ट मेड टू कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टूडेंट विद द अदर स्टूडेंट, एक ऐसा टेस्ट जिसमें हम एक स्टूडेंट की दूसरे स्टूडेंट की परफॉर्मेंस के बीच में फर्क देखते हैं, तो वो टेस्ट कहलाता है नॉर्म रेफरेंस। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, द सम्यूटेटिव इवैल्यूएशन इज यूज्ड, जो सम्यूलेटिव इवैल्यूएशन है उसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम। द अपीयरेंस ऑफ नॉर्मल कर्व रिसेंबल्स विद, जो नॉर्मल कर्व की अपीयरेंस है वो किस में रिसेंबल होती है, बेल में। स्टूडेंट्स ये जो चैनल है हेल्पर 0711, इसको आपने सब्सक्राइब जरूर करना है क्योंकि यहाँ पर आपके तमाम ही वर्चुअल यूनिवर्सिटी के सब्जेक्ट्स की फाइनल टर्म और मिड टर्म की प्रिपरेशन करवाई जाती है। ऑन द अदर साइड यहाँ पर असाइनमेंट क्विजेस और जीटीबी और आने वाली जो भी ब्रेकिंग न्यूज होती है वर्चुअल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड यहाँ प्रोवाइड की जाती है। सो दिस इज सो हेल्पफुल फॉर योर अपकमिंग जर्नी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है द अल्टरनेटिव नेम ऑफ द टेबल ऑफ
स्पेसिफिकेशन इज द अल्टरनेटिव नेम। टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन का जो अल्टरनेटिव वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं वो क्या होता है? टेस्ट ब्लूप्रिंट। ये समटाइम ये भी हो सकता है आपके एमसीक्यूज में कि टेस्ट ब्लूप्रिंट का अल्टरनेटिव लिखो, तो ये भी आप उसका अल्टरनेटिव याद रखना। उसके बाद टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन हेल्प्स इन। स्पेसिफिकेशन के टेबल किस चीज में हेल्प करता है? टेस्ट की डेवलपमेंट में। ठीक है, टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन हेल्प्स इन टेस्ट डेवलपमेंट। दी सप्लाई टाइप टेस्ट आइटम इज। सप्लाई टाइप टेस्ट आइटम क्या होता है? कंप्लीशन आइटम्स। ठीक है, सप्लाई टाइप टेस्ट आइटम्स को हम कहते हैं कंप्लीशन आइटम्स। अल्टरनेटिव रिस्पॉन्स आइटम इज। अल्टरनेटिव रिस्पॉन्स आइटम्स क्या होते हैं? ऑल ऑफ द अबव। ट्रू फॉल्स भी हो सकते हैं, राइट रॉन्ग भी हो सकते हैं, करेक्ट इनकरेक्ट भी हो सकते हैं। सो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद हाउ मेनी कॉलम्स मैचिंग आइटम्स हैव। कितने कॉलम्स के मैचिंग आइटम्स होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास 2। ठीक है, मैचिंग आइटम्स आप ज्यादा से ज्यादा 2 डाल सकते हो, ज्यादा नहीं डाल सकते। एमसीक्यूज में 4 एमसीक्यूज अगर आपके पास आए हुए हैं ना, सॉरी एक एमसीक्यूज में 4 ऑप्शन आपके पास आए, तो उन 4 में से 2 एमसीक्यूज आप 2 ऑप्शन आपको मैचिंग आइटम्स रखने होते हैं। ठीक है, 2 डिफरेंट हों और 2 एग्जैक्टली मैचेबल हों। ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी में भी रूल इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद द आइटम इन द कॉलम फॉर विच मैच इज सॉर्ट इज कॉल्ड प्रीमाइस। आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स ऑफ डेमोन्स्ट्रेटेड। 2 थिंग्स के दरमियान रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करना क्या कहलाता है? मैचिंग आइटम्स। दी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम इन एमसीक्यूज इज स्टेम। ओके, द करेक्ट ऑप्शन इन एमसीक्यू इज। एमसीक्यू में करेक्ट ऑप्शन क्या होता है? आंसर। डेफिनेटली आंसर ही करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद इनकरेक्ट ऑप्शन इन एमसीक्यू आर। एमसीक्यूज में इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा होता है? डिस्ट्रक्टर। The most widely applicable test item is most common, most applicable test कौन सा होता है? MCQs items। MCQs बेस्ड जो आइटम्स होते हैं वो तकरीबन हर जगह ही इस्तेमाल होते हैं, चाहे आप CSS का एग्जाम दें, MD कैट का दें, नीट का दें, एक्सेट्रा। ज्यादातर एमसीक्यूज बेस ही क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद टाइप ऑफ ऐसे आइटम इन विच कंटेंट्स आर लिमिटेड। ऐसे के आइटम जिसमें कंटेंट्स लिमिटेड होते हैं कहलाते हैं रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन। ठीक है, कि आपके क्वेश्चन का जो रिस्पॉन्स है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। द एबिलिटी टू सिलेक्ट, organize, integrate and evaluate ideas is demonstrated by। ऐसी एबिलिटी जिसमें आप आइडियाज को ऑर्गेनाइज करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं और इवेल्युएट करते हैं डेमोन्स्ट्रेटेड लेवल पर, क्या कहलाता है? एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, दी एनालिसिस ऑफ आइटम इज नेसेसरी। आइटम की जो एनालिसिस है वो नेसेसरी कब होती है? स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट में। ठीक है, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट मींस एनालिसिस of items is necessary। उसके बाद है which one is not the type of test by purpose। वो कौन सी चीज है जो कि टेस्ट ऑफ टेस्ट पर्पस से रिलेट नहीं करती, वो कहलाती है ऐसे टाइप टेस्ट। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द टाइप ऑफ द टेस्ट बाय मेथड इज। ऐसा टाइप ऑफ टेस्ट जो कि मेथड के लिहाज से होता है वो कहलाता है ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। ठीक है, द टाइप ऑफ द टेस्ट मेथड इज ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विद अदर स्टूडेंट्स। ऐसे स्टूडेंट जिनकी परफॉर्मेंस को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ कंपेयर किया जाता है कहलाता है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। ठीक है, सारे एमसीक्यूज को आप ध्यान से सुनते जाएं, याद करते जाएं। अगर आप वीडियो को पूरा वॉच करेंगे और एग्जाम से एक दिन पहले भी इसको पूरा वॉच कर लेंगे तो सारे ही एमसीक्यूज आपके दिमाग में इंशाल्लाह जरूर फिट हो जाएंगे, और जब पेपर में आपके यही एमसीक्यूज आए हुए होंगे तो आप इनके करेक्ट आंसर लगा के आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, बस आपने ध्यान से सारे एमसीक्यूज एक दफा रीड जरूर करने हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विद क्लियरली डिफाइंड लर्निंग टास्क। ऐसे स्टूडेंट के परफॉर्मेंस जिसको क्लियरली डिफाइंड लर्निंग टास्क में देखा जाता है तो वो कहलाता है क्राइटेरियन रिफरेंस टेस्ट। ओके, क्राइटेरियन रिफरेंस टेस्ट के अंदर टेस्ट दैट मेजर लर्निंग आउटकम्स ऑफ द टेस्ट। एक ऐसा टेस्ट जो कि स्टूडेंट के लर्निंग आउटकम्स को मेजर करता है कहलाता है अचीवमेंट टेस्ट। उसके बाद टेस्ट डिजाइन टू प्रिडिक्ट फ्यूचर परफॉर्मेंस इज। एक ऐसा टेस्ट जिसको डिटरमाइन किया जाता है फ्यूचर की परफॉर्मेंस यानी कि प्रिडिक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्या कहलाता है? एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट मींस
वी यूज इट फॉर प्रिडिक्शन के आगे फाइनल टर्म में ये स्टूडेंट पास होगा या फेल। उसके बाद द फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंटेलिजेंट टेस्ट वाज, दिस वन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। इंटेलिजेंट टेस्ट के फाउंडर कौन थे? एल्फ्रेड बिनेट, ओके, बाइनेट। उसके बाद फार्मूला टू डिटरमाइन IQ वाज प्रेजेंटेड बाय, एक ऐसा फार्मूला जो कि डिटरमाइन करता है IQ लेवल को, किसने प्रेजेंट किया था? स्टैन ने, ठीक है, स्टेरिन ने इसको डिटरमाइन किया था IQ। ये मोस्ट इंपोर्टेंट MCQs है, ये तकरीबन बहुत से एग्जाम्स में पूछा जाता है स्टूडेंट से, चाहे आपका किसी भी लेवल का पेपर हो। उसके बाद IQ ऑफ अ स्टूडेंट हैविंग सेम फिजिकल एंड मेंटल एज विल बी, सेम फिजिकल और मेंटल एज पे स्टूडेंट का IQ लेवल कितना होता है? 100, ओके, ये इंपॉर्टेंट है, 100 याद रखना। 100 कब होता है? जब सेम फिजिकल और मेंटल एज हो। The IQ of the student having 12 years mental age, एक ऐसा स्टूडेंट है जिसके लेवल क्या है? 12 years, 12 साल का है, मेंटल एज एंड 10 years ऑफ फिजिकल एज। मेंटल एज उसकी 12 साल है लेकिन रियल उसकी एज 10 साल है, तो उसका IQ लेवल कितना होता है? 120। यानी कि जब एज भी सेम हो और आपकी फिजिकल और मेंटल दोनों एज सेम हो तो अब आपका IQ लेवल होता है 100। लेकिन जब आपकी एज कम हो और आप में नॉलेज ज्यादा हो तो कहलाएगा 120। यहाँ पर आप देखिए 2 साल मजीद है ना 10 और 12 में, तो इसीलिए ये 120 है। अगर 3 साल ज्यादा होता तो 130 होता। इस तरीके से आप इसको डिटरमाइन करते हो, ठीक है। उसके बाद द क्वालिटी ऑफ टेस्ट दैट मेजर्स व्हाट क्लेम्स टू मेजर इज, एक ऐसे टेस्ट की क्वालिटी जिसमें हम मेजर करते हैं कि कौन सी क्लेम मेजर करनी है, तो वो कहलाता है वैलिडिटी, ठीक है। उसके बाद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टेस्ट इन डिस्क्रिमिनेट बिटवीन हाई अचीवर्स एंड लो अचीवर्स, हाई अचीवर्स और लो अचीवर के दरमियान का जो कंपैरिजन है क्या कहलाता है? डिफरेंट एबिलिटी, ठीक है। मोस्टली MCQs यहाँ पर आपके EDU 431 में ऐसे होते हैं जिनको आप खुद से भी क्रैम कर सकते हो, आप खुद से भी देख सकते हो कि किस तरह हम इसका करेक्ट आंसर लगा सकते हैं, बस MCQs को रीड पूरा करना होता है। इफ द स्कोरिंग ऑफ द टेस्ट इज इफेक्टेड बाय एनी फैक्टर, किसी भी फैक्टर की वजह से टेस्ट का स्कोर इफेक्ट हो तो क्वालिटी ऑफ द टेस्ट क्या कहलाएगी? ऑब्जेक्टिविटी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्वालिटी ऑफ टेस्ट टू गिव सम स्कोर व्हेन एडमिनिस्ट्रेटेड एट डिफरेंट ओकेजन इज कॉल्ड रिलायबिलिटी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट MCQs है हमारे पास, नेक्स्ट MCQs है features traits are dimension to be measured to the direct criteria element of rubric, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास होगा क्राइटेरिया ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट के क्राइटेरिया में हम मेजर कर सकते हैं डायमेंशन के फीचर्स और ट्रेड्स को। उसके बाद डिस्क्रिमिनेशन पावर ऑफ एन आइटम इज एक्सेप्टेबल, किसी भी आइटम की डिस्क्रिमिनेशन तब एक्सेप्टेबल होगी जब इसकी वैल्यू रेंज करेगी 0.2 से लेकर 1.00 तक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट MCQ है हमारे पास, गुड डिस्ट्रैक्टर इज डेट, गुड डिस्ट्रैक्टर क्या होता है? जो कि अट्रैक्ट करता है इक्वली लो एंड हाई अचीवर्स को। गुड डिस्ट्रैक्टर वो होता है जो कि हाई और लो अचीवर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। उसके बाद आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ आइटम डिफिकल्टी फॉर मोस्ट डिफिकल्ट आइटम्स के लिए, मोस्ट डिफिकल्ट आइटम्स के लिए कौन सा डिफिकल्ट टेस्ट होता है? तो वो है 0.2। आइडेंटिफाई द पावर ऑफ आइटम फ्रॉम द गिवन वैल्यूज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, पुअर आइटम कौन सा होता है डिस्क्रिमिनेशन के लिहाज से? तो वो आइटम होता है 0.15। उसके बाद आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ Identify the value of the item for the most difficult test. Most difficult, most poor है 0.15 और most difficult जो है वो है 0.7। उसके बाद identify the item difficult for most difficult test. अच्छा, इन दोनों में फर्क क्या है? आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ आइटम डिफिकल्टी फॉर मोस्ट डिफिकल्ट टेस्ट आइटम, सो 0.7 एंड 0.8 दोनों ही होंगे। जब ये 0.7 से
ऊपर हो जाएगा तो ये मोस्ट डिफिकल्ट हो जाएगा। उसके बाद हाउ मच कॉलम्स मैचिंग आइटम्स हैव, मैचिंग आइटम्स के पास कितने कॉलम्स होते हैं, मैचिंग आइटम्स के पास एटलीस्ट 2 होने चाहिए। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड गेसिंग करेक्शन फार्मूला टू प्रिडिक्ट एंड कंट्रोल इज, मोस्ट यूजफुल जो गेसिंग करेक्शन फार्मूला होता है वो है S इज इक्वल टू R माइनस W N माइनस 1। डिस्क्रिप्टर्स आर डैश डिटेल डिस्क्रिप्शन फॉर ईच लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, डिस्क्रिप्टर क्या होते हैं, डिस्क्रिप्टर होते हैं डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। अ टेस्ट वेरी पॉपुलर विद क्लासरूम टीचर इज कॉल्ड एमसीक्यूज टेस्ट। गेसिंग पैरामीटर कैन बी मेजर्ड इन, पैरामीटर्स को हम मेजर कर सकते हैं IRT में। When you are ready to package and reproduce the test, जब आप रेडी होते हो टेस्ट को पैकेज या रिप्रोड्यूस करने के लिए तो कहलाता है ऑब्जेक्टिव एंड टेस्ट ब्लू प्रिंट। ठीक है, देर आर डैश मेन टाइप्स ऑफ रिब्यूरिक, तो रिब्यूरिक के 2 मेन टाइप्स होते हैं। द करेक्शन ऑप्शन इन एमसीक्यूज इज कॉल्ड डैश, करेक्शन ऑप्शन जो होता है वो डिस्ट्रैक्टर कहलाता है। उसके बाद आइटम एनालिसिस फोकस टू फाइंड आउट, इसमें तमाम ही करेक्ट होंगे। ठीक है, एमसीक्यूज के लिहाज से। उसके बाद है 40 वर्ड्स पर मिनट क्राइटेरियन रेफर्ड, 40 मिनट्स पर मिनट जो है वो क्या कहलाते हैं, क्राइटेरियन रेफर्ड इंटरप्रिटेशन। उसके बाद नेक्स्ट है आर्यूबोरिक, आर्यूब्रिक इज एक रूब्रिक जो है वो क्या है, यूज्ड फॉर असेसिंग अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्क आर एक्सपीरियंस, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। एक बैड डिस्ट्रैक्टर क्या होता है, एक बैड डिस्ट्रैक्टर अट्रैक्ट करता है हाई अचीवर्स को मोर देन लोअर अचीवर्स को। उसके बाद है MCQs cannot be used to access knowledge of illusions, ठीक है, illusions। उसके बाद objectives type questions have advantages over essays because it's easy to mark. The problem stated in the front of questions are incomplete is called STEAM. Identify the poor item 0.5 repeated MCQs हैं जी। उसके बाद which of the following major threat to the validity of test score interpretation, test score interpretation में कौन सा मोस्ट मेजर जो है वो थ्रेट है वो है टीचर का बिहेवियर। आइडेंटिफाई द आइटम डिफिकल्टी 0.3। उसके बाद नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द एक्सीलेंट आइटम फ्रॉम गिवन वैल्यू ऑफ आइटम डिस्क्रिमिनेशन। एक्सीलेंट आइटम है किसी भी आइटम की डिस्क्रिमिनेशन के लिए 0.48। डिफिकल्टी लेवल ऑफ एन आइटम डिटरमाइंस, किसी भी आइटम की डिफिकल्टी लेवल क्या डिटरमाइन करता है, तमाम ही स्टेज जो भी आपके एमसीक्यूज होंगे उनमें ऑल ऑफ द गिवन करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद एमसीक्यूज इज कंपोज्ड स्टेटमेंट, एक ऐसा एमसीक्यूज जो कि कंपोज्ड स्टेटमेंट होता है, रेफर करता है स्टेम को। होलिस्टिक रिबोरिक और गुड इवेल्युएटिंग ओवरऑल परफॉर्मेंस, होलिस्टिक का रिबोरिक का ये याद रखना कि ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिहाज से गुड होता है। एक गुड आइटम की क्या नंबर कोड होगा 0.31। मोस्ट डिफिकल्ट टेस्ट आइटम, मोस्ट डिफिकल्ट टेस्ट आइटम वो होता है जो कि लोवेस्ट 0.1 हो। एन आइटम इन कॉलम फॉर विच अ मैच इज सॉर्ट इज कॉल्ड प्रीमाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और मोस्ट रिपीटेड देखा गया है ये वाला एमसीक्यूज। एन आइटम इन कॉलम फॉर ईच अ मैच इज सॉर्ट पर प्रीमाइज। मोस्ट डिफिकल्ट क्या है 0.2, मोस्ट डिफिकल्ट है। लिमिटेड नंबर ऑफ कांस्टेंट एरिया इज नीडेड टू बी टेस्ट इन रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स आइटम्स। उसके बाद नेक्स्ट है स्टेपर्ड आइटम कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व शो करती है गुड डिस्क्रिमिनेटर को, एक स्टेपर आइटम कैरेक्टरिस्टिक कर्व शो करती है एक अच्छे डिस्क्रिमिनेटर को। टेस्ट आइटम कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट लो अचीवर्स एंड हाई अचीवर्स व्हेन वैल्यू लोअर देन 0.3। एग्जाम्पल ऑफ सप्लाई रिस्पॉन्स आइटम्स, सप्लाई रिस्पॉन्स आइटम्स की एग्जाम्पल क्या होगी, शॉर्ट आंसर। नॉट बेसिक स्टेप इन डिजाइन यूबेरिक, डिजाइन यूब्रिक में कौन सा बेसिक स्टेप नहीं है, गिव हिंट्स टू द स्टूडेंट डायरेक्टली, स्टूडेंट को डायरेक्टली हिंट्स देना अलाउ नहीं होता है। स्कूल प्रोफेशनल प्रैक्टिस कहलाती है मटेरियल कीप्ड इन लॉक्ड स्टोरेज। आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स इज कॉल्ड मैचिंग आइटम्स। ट्रू फॉल्स आइटम्स आर नाउन एज अल्टरनेटिव फ्रॉम आइटम्स। टू फॉल्स के जो एमसीक्यूज होते हैं उन्हें कहते हैं अल्टरनेटिव फॉर्म आइटम्स। उसके बाद है जी एडवांटेजेस ऑफ होलिस्टिक रूब्रिक इन्वॉल्व्स ऑल ऑफ दी, इसमें तमाम ही हो गए। एमसीक्यूज कैन नॉट बी यूज्ड टू मेजर द नॉलेज इलोयंस, ये देख लें बार बार रिपीट होने वाला एमसीक्यूज है आपका। उसके बाद है टू गिव एन आंसर या मेक करें जजमेंट अबाउट समथिंग विद बीइंग श्योर, जिसमें आप बिल्कुल 100% श्योर होगे तो कहलाता है गेस। एक्सटेंड रिस्पॉन्स आइटम्स आर हेल्पफुल, एक्सटेंड रिस्पॉन्स आइटम जो है वो हेल्पफुल होते हैं किस चीज को डिटरमाइन करने के लिए, लेंथ एंड कंप्लेक्सिटी ऑफ अ रिस्पॉन्स। ओके सो यहाँ पर हमारे
पास अभी मज़ीद इससे आगे जो डेफिनेशंस थी उनमें से एमसीक्यूज़ ऊपर मैंने सारे ही प्रोवाइड कर दिए हैं, तो इनको मज़ीद पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। होप सो आपने सारे एमसीक्यूज़ अच्छे से याद कर लिए होंगे। इनको आपने ज़रूर अपने जहन में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में भी इंशाल्लाह इन्हीं में से ही आएंगे, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम मी फॉर द फाइनल टर्म एंड आल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल। अल्लाह हाफिज़।